बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आपके इस प्यार ने इतना जोश भर दिया आज अंदर। ईमानदारी से बोलता हूँ, जो प्यार, जो सम्मान आप लोगों से मुझे मिला है, मैं दिल से उसकी कदर करता हूँ और आपकी हर एक लड़ाई में मजबूती से आपके साथ खड़े होने का आज यहाँ से वादा आप लोगों को करके रहता हूँ। साथियों, सबसे पहले मैं अखिल भारतीय दिव्यांग कवि सम्मेलन के आयोजकों का धन्यवाद करता हूं। मौजूद यहां पर अखिल भारतीय दिव्यांग कवि सम्मेलन के अध्यक्ष आदरणीय प्रवीण कुमार मिश्रा जी, मौजूद यहां पर उपाध्यक्ष श्री हृदय यादव जी, मौजूद इस सम्मेलन से जुड़े हुए, इस संगठन से जुड़े हुए तमाम सचिव, महासचिव, विभिन्न जिलों से आए हुए तमाम साथी, मौजूद यहाँ पर पूर्व सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय नेता अरुण कुमार जी, मौजूद यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय नेता डॉक्टर सत्यानंद शर्मा जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे प्रदेश के प्रधान महासचिव संजय पासवान जी, मौजूद यहाँ पर मेरे साथ आए हुए हमारे विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे तमाम वरिष्ठ साथी, मौजूद यहाँ पे हमारे प्रेस मीडिया के पत्रकार साथी, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम युवा साथियों, सबसे पहले आप सबको चिराग पासवान का प्रणाम। साथियों, जैसा मैंने कहा कि आज का दिन मेरे लिए भी एक विशेष अवसर के तौर पर है। आप सबको देखकर, आप सबके इस प्यार सम्मान को पाकर एक नई ऊर्जा के साथ मैं यहां से वापस जाऊंगा। हम सब कई बार जीवन में छोटी छोटी परेशानियों को लेकर हम लोग विचलित रहते हैं, हम लोग परेशानियों में डूब जाते हैं, हम लोग अपनी किस्मत को, नसीब को, दुनिया भर की चीजों को हम लोग कोसने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़े समय के लिए कुछ कठिन परिस्थितियां आ जाती हैं। पर वहीं जब मैं आप सबके मुस्कुराते हुए चेहरों को देखता हूं तो इस बात को सीखता हूं कि भैया, कठिनाइयां आपको रोकती नहीं है, कठिनाइयां आपको और मजबूती से आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं। ये आज आप लोगों से मैं यहां से सीख कर जा रहा हूं। साथियों, ईमानदारी से मैं बोलूंगा, आपको किसी के साथ की जरूरत नहीं है, किसी के नेतृत्व की जरूरत नहीं है। कोई आप लोगों की बातों को उठाए, आप लोगों को मुद्दों को उठाए, उसकी भी आपको जरूरत नहीं है। आप लोग पूरी तरीके से सक्षम हैं, समर्थ हैं अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी बातों को उठाने के लिए। और यह आग्रह आज आप लोगों से जरूर करने आऊंगा, अपने आप को किसी दूसरे की दया का पात्र ना बनने दें, ना आपको जरूरत है कोई दूसरा आके आपको बोले कि भैया मैं आपका नेतृत्व करता हूं, मैं आपकी बातों को रखता हूं। आपको इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। इतना जरूर आग्रह करूंगा कि संघर्ष ही आदमी को अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक लेकर जाता है। वो संघर्ष आप लोग को करना जरूरी होगा। उस संघर्ष में मजबूती से आप लोग का साथ दूंगा, पर बिना लड़े हुए कोई चीज आसानी से नहीं मिलती। और ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं। मैं खुद अपने जीवन में जिस दौर से गुजर रहा हूं, संघर्ष के दौर से ही गुजर रहा हूं। अगर ईमानदारी से, अगर मुझे सिर्फ सत्ता का सुख भोगना होता तो हाल फिलहाल के महीनों में जो परिस्थितियां मेरी जिंदगी में आई थी, मैं उन परिस्थितियों के सामने नतमस्तक होता, अपने सिद्धांतों, अपने विचारों के साथ समझौता करता और आज संभवतः एक केंद्रीय मंत्री की हैसियत से यहां आप लोगों के सामने खड़ा होता। पर ईमानदारी से बोलता हूं, मेरी लड़ाई बिहार पर राज करने की नहीं है, मेरी लड़ाई बिहार पर नाश करने की है। मेरी लड़ाई बिहारी गौरव, बिहारी अस्मिता, बिहार के सम्मान की मेरी लड़ाई है। और इस बात को मैंने समझा है कि भैया बिना लड़े कुछ आसानी से नहीं मिलने वाला। और मैं उस संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए मैं तैयार हूं। जैसा मैंने कहा, अगर मैं नतमस्तक होता तो आज बड़े से बड़े पद पर लोग मुझे बैठाने के लिए तैयार थे, पर मुझे समझौता किससे करना होता? अपनी विकास की नीतियों से।
जिस बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के एजेंडे के साथ मैं आगे चल रहा हूं, जहां पर बिना जात पात धर्म मजहब को देखे हुए मैं चाहता हूं कि बिहार के 12 करोड़ बिहारी एकजुट हो, अपने विकास की बात करें, हम लोग को दूसरे प्रदेशों की तरफ ना देखना पड़े, विकसित राज्य होने के नाते। भैया ये बात एक बिहारी होने के नाते यकीनन मुझे चुभती है कि भैया भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो क्या कारण है कि कहीं दिल्ली बंबई जैसे चमचमाते शहर बने तो कहीं हमारा बिहार प्रदेश जो आजादी के 75 साल के बाद भी कहा जाता है कि भैया पिछड़ा प्रदेश है, पिछड़ा प्रदेश है, पिछड़ा प्रदेश है, कब तक पिछड़ा रहेगा? इस बात का जवाब चाहिए हम लोग को। तमाम राजनेता राजनीतिक दल आते हैं, कोई हमें 15 साल पहले की बात बताता है तो कोई अपने 15 साल के सुशासन को गिनाता है, पर भैया हमारे रोजगार का क्या, हमारी शिक्षा का क्या, हमारी मूलभूत जरूरतों की बात की किसी ने? आज आजादी के 75 साल के बाद भी शर्म आती है हमें कि हमारे लिए छोटी छोटी सुविधाएं हमारे लिए इतने बड़े सपने बनकर रह गए। आप दूसरे प्रदेशों में जाइए, मल्टीप्लेक्स, मेट्रो, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, इसकी चर्चा होती है। हमारे प्रदेश में भैया क्या चर्चा होती है कि कैसे मेरे आंगन में चापाकल गड़े, कैसे मेरे गांव में ट्रांसफार्मर आए, कैसे मेरे घर के सामने नली गली बने। ये हम लोग के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। जो हम लोग के मूलभूत अधिकार है, जो अभी तक हो जाने चाहिए थे, आज हम लोग को चर्चा करनी चाहिए थी कि आईटी जॉब, आईटी सेक्टर, आईटी हब कैसे खुले मेरे प्रदेश में। जो मेरे प्रदेश के बच्चे दूसरे प्रदेशों में जाते हैं रोजगार के लिए, वो मेरे प्रदेश में कैसे रहकर बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार हासिल करें। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई बंबई का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? कभी कोई दिल्ली का लड़का बिहार आया है रोजगार के लिए? तो क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए? महिलाओं को, बुजुर्गों को, आप सबको मैं देखता हूं भैया, दिल्ली में हम लोग जाते हैं, एम्स के सामने खड़े रहते हैं दिनों दिन तक लाइन लगाकर डॉक्टर से मिलने के लिए। क्यों हमें ये सुख सुविधाएं हमें हमारे प्रदेश में नहीं मिलती? शिक्षा के हालात देख लीजिए। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ पर मौजूद हमारे खान सर का, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति उन्होंने शुरू की है। और शिक्षा जरूरी है भैया, शिक्षा ही अधिकार बनता है। आपका परिचय आपको आपके अधिकारों से बनाता है, आपकी पहचान आपको दिलाता है। शिक्षा के अभाव में ये तमाम राजनीतिक दल हमें जात पात धर्म मजहब में बांटते रहे, पर हर वो शिक्षित व्यक्ति जो अपने अधिकारों को जानता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ता है। आज चिराग भैया सरकार की आंखों में क्यों खटकता है? क्योंकि चिराग पासवान पढ़ा लिखा है, 21वीं सदी का पढ़ा लिखा लड़का है, अपने अधिकारों की बात करता है। जब ये मुझे जाति धर्म में उलझाने का प्रयास करते हैं तो मैं इनको इनके 19 लाख रोजगार की याद दिलाता हूं। जब ये मुझे धर्म जात की बात कराते हैं, जब अगड़ा पिछड़ा में जब ये मुझे उलझाने की बात करते हैं, तब मैं बेहतर स्वास्थ्य सेवा की बात करता हूं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं। इसीलिए इनको चिराग पासवान इनको पसंद नहीं आता और बड़ी से बड़ी ताकतें, बड़ी से बड़ी शक्तियां लग जाती है चिराग पासवान को समाप्त करने में। खत्म कर दो चिराग पासवान को। खत्म कैसे करो भैया? आय से ज्यादा संपत्ति तो है नहीं चिराग पासवान के पास, तो कैसे इसको भसाया जाए? तो भसाने का कोई तरीका नहीं तो इसके परिवार को तोड़ दो। चिराग पासवान को इसी की पार्टी से उखाड़ के निकाल के बाहर फेंक दो। कीजिए भैया कीजिए। चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। ना मैं किसी से डरने वाला हूं, ना मैं किसी के आगे झुकने वाला हूं, और ऐसी शक्तियों के सामने तो कभी नतमस्तक नहीं होगा जिन्होंने बिहार को, बिहारी शब्द को जिन्होंने गाली बनाने का काम किया। आप दूसरे प्रदेशों में चले जाइए, खान सर इसके गवाह होंगे, बताएंगे। जब दूसरे प्रदेशों में बच्चे छुपाते हैं अपनी पहचान को, बताने से कतराते हैं, दिल्ली बंबई में जाके बताते नहीं है भैया कि हम बिहार से हैं। क्यों? क्योंकि बिहारी शब्द को इन्होंने ऐसा बना दिया, लोगों को हीन भावना का एहसास दिलाना शुरू कर दिया बिहारी शब्द को लेकर। यहाँ पर जात पात में बांटेंगे, पर दूसरे प्रदेशों में भैया जब हम लोग के ऊपर लाठी चलती है ना, तो कोई ये नहीं देखता कि ये अपर कास्ट का बिहारी है, कि ये दलित बिहारी है, कि ये पिछड़ा बिहारी है, कि ये मुस्लिम बिहारी है। सबको बिहारी बोलकर वहां पर लाठियां चलाई जाती हैं। क्यों ये परिस्थिति बनी?
जो लोग आज बोलते हैं कि भाई 15 साल पहले जाके पूछो अपने बाप दादा से, मैं उनसे पूछना चाहता हूं भैया, आज की तारीख के युवा को नहीं फर्क पड़ता 15 साल पहले का बिहार कैसा था। आप मुझे बताइए, पिछले 15 साल से आप सरकार में हैं, आप जवाब दीजिए ना कि आपने 15 साल में बिहार को कैसा बनाया। आज शिक्षा के क्षेत्र में खान सर है तो बेहतर कुछ हो रहा है, पर अदरवाइज आप देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बच्चे कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए। कोटा की परिस्थिति देख लीजिए, पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था हम लोग को बिहार में नहीं मिलती? क्यों पटना को एजुकेशनल हब नहीं बनाया जा सकता? क्यों मुजफ्फरपुर भागलपुर को एजुकेशनल हब नहीं बनाया जा सकता? क्यों यहीं पे हमारे बच्चे रहकर पढ़ाई करें? ये व्यवस्था हम लोग नहीं कर सकते, पर इस दिशा में कोई बात नहीं करता। आज जब मैं यहाँ आप लोग के बीच बैठा हूँ, ताज्जुब होता है मुझे कि भैया चुनाव आएंगे तो हर कोई आपके पास आएगा, हाथ जोड़ेगा, पांव छुएगा, आपके साथ बैठ कर तस्वीर खिंचाएगा। खिंचाता है कि नहीं खिंचाता है? करता है कि नहीं करता है? पर वही चुनाव समाप्त होने के बाद मजाल है कि ये लोग दिखे कभी, मजाल है कि ये लोग आकर आपके अधिकारों की बात करें। और कौन से नाजायज अधिकारों की मांग कर रहे हैं भैया? हम लोग कौन से नाजायज अधिकारों की बात कर रहे हैं? हम लोग बस इतना बोलते हैं कि जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं वो अधिकार हमें दे दिए। हम लोग सिर्फ उन अधिकारों को मांग रहे हैं, हम लोग कोई भीख नहीं मांग रहे, हम लोग किसी से दया नहीं मांग रहे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम लोग सिर्फ अपने अधिकारों को धरातल पर उतारने की मांग कर रहे हैं। पर हमारी मांगों को सुनना तो दूर की बात है भैया, हमारी मांगों को सुनना तो दूर की बात है। जो बेसिक मूल बुनियाद जरूरतें हम लोग को मिलनी चाहिए, पेंशन जैसी जरूरत, आप दूसरे राज्यों में देख लीजिए, आप लोग के परिचित साथी होंगे, कहीं पे 2000, 2500, 3000, 4000, और हम लोग के राज्यों में कितना भैया? 400। पर याद रखिएगा, जैसे ही मध्यावधि चुनाव की घोषणा होगी या जैसे ही चुनाव सर पर आएंगे, 4000 का वादा करके जाएगी सरकार आपसे, और फिर 4 साल तक कोई आपके पास नहीं आएगा। तो जो ऐसे लोग हैं इनको पहचानना भी जरूरी है भैया, ऐसे लोगों को पहचानना जरूरी है, और उससे पहले अपनी ताकत को आपको पहचानना जरूरी है। आप लोग किसी से कम नहीं है, 51 लाख आपकी ताकत है, 51 लाख। अगर आप सब एकजुट हो जाए, एकत्रित हो जाए, तो बिहार सरकार क्या चीज है भैया? केंद्र की सरकार को आप लोग हिला सकते हैं, ये ताकत आप लोग के हाथ में। और इसीलिए मैं बोलता हूं, आप लोग को किसी के साथ नेतृत्व मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है। आप लोग सक्षम हैं अकेले अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए, लड़िए, पर लड़िए अपनी लड़ाई को। बिना लड़े कुछ नहीं होता। जिस संविधान में लिखे हुए अधिकारों की हम लोग मांग कर रहे हैं, उसी संविधान के रचयिता ने भी इस बात को कहा था। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस बात को कहा था, एजुकेट, यूनाइट एंड एजुकेट। पहले आप एकत्रित हो, संगठित हो, शिक्षित हो, और फिर आप संघर्ष करें। एकता में जो ताकत है वो किसी उसका कोई पर्याय नहीं हो सकता। एकता की ताकत का कोई पर्यायवाची नहीं होता। तो पहले संगठित हो, क्योंकि ये लोग हम लोग को इसीलिए बांटते हैं, हम लोग की ताकत से डरते हैं। इसीलिए कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, और तो और भैया महिला पुरुष के नाम पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला हम लोग का वोट बैंक है, तो ये वोट बैंक है भैया। जिस नेतृत्व का काम होना चाहिए कि पूरे समाज को एक साथ लेकर चले, वो नेतृत्व कभी दलित को महादलित करता है, पिछड़ा को अति पिछड़ा करता है, अगड़ा पिछड़ा करता है, हिंदू मुसलमान करता है। कीजिए भैया, आपने वादा हम बढ़ेगी, कहां मना किया हमने बढ़ने से? आपने वादा हम बढ़ गए, पर बदले में क्या मिला हम लोग को? क्या आपने जो सपने दिखाए, जो वादे किए, क्या आपने उसे पूरा किया? और अगर नहीं किया तो आप जरूरत है हमें एकत्रित होने की, संगठित होने की। जिस दिन ये 51 लाख दिव्यांग एक साथ खड़े हो गए भैया, जिस दिन एक साथ अपनी आवाज को बुलंद कर लिए, तो राज्य सरकार तो क्या, केंद्र सरकार को भी आपकी मांगों के सामने झुकना पड़ेगा। ये वादा फिर आपका आह्वान करके जाता है।
शिक्षित बनिए अपने अधिकारों को लेकर। शिक्षा से बड़ी कोई आपकी ताकत नहीं हो सकती। शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है। शिक्षा एक ऐसा मजबूत सशक्त हथियार है जो गरीब से गरीब, वंचित से वंचित की ताकत बनता है। हम लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी देखा है, ऐसे परिवार से लोग आकर बड़े से बड़े पदों पर